आपने रामपुर से देखा हमारा स्पेशल शो, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मेरठ में मोदी की रैली के बाद जयंत चौधरी का पहला इंटरव्यू उन्होंने दिया TV9 भारतवर्ष को। ये भी कहा कि आज हम जिस ओर हैं जीत की ओर हैं। विपक्षी दलों की असली लड़ाई कुछ और ही है, कहा जयंत चौधरी ने। इंडिया की बैठकों में तालमेल ही नहीं था और रणनीति भी नहीं। ईवीएम पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी से बात की न्यूज़ 9 के एडिटर कार्तिकेय शर्मा ने। न्यूज़ 9 लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और इस वक्त हमारे साथ हैं जयंत चौधरी, आरएलडी के अध्यक्ष और इस वक्त राज्यसभा के सदस्य। जयंत, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहला सवाल ये कि 2021 में जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था तब आपने कहा था आप किसी से डरते नहीं हैं और जहां हैं वहां बने रहेंगे, लेकिन आज जयंत चौधरी पाले के दूसरी तरफ हैं। ऐसा क्या हुआ कि जयंत चौधरी को ये फैसला लेना पड़ा? देखिए, एक तो फैसला लेना पड़ा। परिस्थितियां, जो राजनीतिक हालात हमने देखे और हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में जिस तरह से एक संवाद होना चाहिए था, सामूहिक निर्णय होने चाहिए थे, चुनाव के लिए रणनीतियां बनाई जानी चाहिए थी, वो हमें बनती दिख नहीं रही थी। वहाँ भी हमें दबाने की कुछ कोशिश थी। अब सारी चीज़ मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें जाहिर नहीं होती, समझने की होती हैं। हमारे फिलहाल पार्टी के लोग सब जानते हैं क्या कारण रहे, और कुछ ये है कि मैं भविष्य की तरफ देख रहा हूँ। अपने दल के लिए, देश के लिए क्या चीज़ें हैं, किस फैसले में ज़्यादा लोग जो हमारे साथ जुड़ पाएंगे। और आज जो देश में हालात हैं, एनडीए की जिस तरह से एक बहुमत की सरकारें चल रही हैं, 2 टर्म पूरे किए हैं, अब तीसरी बार मैंडेट मांग रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, हमने समझा कि चौधरी साहब की जो एक विचारधारा थी, जो एक हमारी पुरानी विरासत है, पार्टी जिन चीज़ों को लेके, मुद्दों को लेके चलती है, बेहतर होगा कि हम एनडीए में आए। आपकी किन कारणों से अखिलेश यादव से नहीं बनी? मसले क्या थे? देखिए, सीटों को लेकर तनाव तो होता ही है, हर गठबंधन में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन आपका अप्रोच क्या है, समाधान निकालने की कोशिशें क्या है, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो सबसे सर्वोच्च पद पे जो लोग बैठे हैं उनके आपस में कोई दूरी ना बने। तो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी दूरियां बनी। अब मैं दोष उनको नहीं दूंगा, जो ताली दोनों हाथ से बजती है। अब पीछे मुड़ के भी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, हम जहाँ भी रहते हैं ईमानदारी के साथ रहते हैं, पूरी ताकत लगा के लड़ा जाता है चुनाव। जब विपक्ष में हम थे, हम प्रखर आवाज़ थे, सड़क पे हम थे, लाठियाँ खाई, आंदोलन किए, चुनाव मजबूती से लड़ा। आज हम जिस ओर हैं, जीत की तरफ हैं। बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्यकर्ता हमारे फैसले को निभाएंगे और एनडीए को पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएंगे। मामला केवल ये था कि वो अपनी मर्जी से कैंडिडेट्स दिए जा रहे थे या कार्यप्रणाली में पारदर्शिता? दोनों बातें। मैं अपने दल के लिए जिम्मेदार हूँ। मैंने समाजवादी ज्वाइन नहीं करी, वो अपने दल के लिए जिम्मेदार है। जहाँ मुझे उनके फैसले ठीक लगे कि उन्होंने कहा कि आप उम्मीदवार ले लीजिए और उनको लड़ा लीजिए, अच्छे चेहरे हैं, अच्छे लोग हैं, हमने उनको लेकर लड़ाया। आज भी वो लोग हमारे दल में हैं। उनमें से कुछ लोगों को हमने आगे और बड़ी जिम्मेदारियां दिलाई हैं। लेकिन जहां हमें लगा कि ठीक नहीं, मैंने पहले दिन से जिनके लिए विरोध दर्ज किया कि नहीं, हम इनको नहीं ले पाएंगे। आपने एक बार कहा, दूसरी बार प्रयास किया, तीसरी बार अगर आप कहोगे तो वो हनन में बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इसलिए मुझे स्टैंड अप करना पड़ा। सेकंड, मैंने महसूस किया कि वो जीतना ही नहीं चाहते। विपक्ष के कई पार्टियों पे बात लागू है। वो विपक्ष नाम का है, वो दिखाने को है, सबकी वास्तव में लड़ाई कुछ और उस तरह की साजिश जब मुझे उसकी बू आने लगी, इंडिया की बैठकों में मैं बैठा, मुझे लगा कि कोई तालमेल नहीं है, कोई रणनीति नहीं, कोई इच्छा शक्ति ही नहीं लड़ने की, कोई आगे देश के लिए हमें क्या लेके, किन मुद्दों को लेके चलना है, जनता तक उनको कैसे पहुंचाना है, कैसे कैसे कार्यक्रम होंगे, कोई रूपरेखा बनाने को तैयार नहीं है। इन हालातों को देखते हुए मैं दोबारा अंधकार में और एक गड्ढे में अपने कार्यकर्ताओं को नहीं धकेल सकता था। अगर हम लोग सत्ता में आएंगे, हम अपने मुद्दों पर काम करेंगे,
समाधान निकलेंगे, हल निकलेंगे, विकास होगा। इंडिया की बैठक में आपने ये सारी बातें नहीं रखी कि नकारात्मक तरीके नहीं चलेंगे? मैंने भी रखी, औरों ने भी रखी। कई इश्यूज पे मुझे लगा कि फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। दिल्ली की बैठक में मैंने साफ दो टूक कहा कि आप बार बार ईवीएम पे सवाल उठाते हो। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत आपको चुनाव लड़ना है, या तो आप कह दीजिए कि हम जो है बहिष्कार करेंगे। हम बिल्कुल नहीं मानते। एक तरीके से आप जनता के फैसले को भी नकार रहे हैं, देश के लोकतंत्र को आप खुद कमजोर कर रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं, ये कह के कि हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और दूसरी तरह आप उसमें आप लाइन में खड़े हैं कि हमें भी वोट दे दो, ईवीएम में आज हमारे निशान पे बटन दबा दो, लेकिन ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। तो कोई एक कन्फ्यूजन सा लगा। इन बातों में कोई तारतम्य नहीं है। इसमें कांग्रेस की भूमिका को आपने किस तरीके से तोला? सबसे बड़ी भूमिका उनकी है इसमें कि कुछ लेफ्ट की पार्टियां कहती थी, कुछ नेता कहते थे, और कांग्रेस उस पर लपक के उसको अपना एजेंडा बना रही है। क्या कांग्रेस देश की नई लेफ्ट पार्टी हो गई? लेफ्ट का अपना एक आध्यात्मिक एक सोच विजन है। कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी रही हमेशा। वो धीमे धीमे एक शिफ्ट आया है। ये बहुत बड़े पद पे विराजमान कई कांग्रेसियों ने इस तरह के सवाल पूछे हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में उनकी रणनीति हो, पॉलिसी हो, और आर्थिक क्षेत्र में तो जो भी सरकार आती है वो तो कैपिटलिस्ट हो जाती है, इसलिए मैं वो दोष उनको नहीं लगाऊंगा। लेकिन ओवरऑल एक इश्यूज पे ऐसा लगता है कि सबसे ऊंचे पद पे जो लोग बैठे हैं उनमें और उनके कार्यकर्ताओं के भावनाओं में कोई मेल नहीं है। इसमें राहुल गांधी की भूमिका कैसी रही? आपका क्या मूल्यांकन रहा? क्योंकि चेहरा तो उन्हीं को बनाते हैं बार बार। मैं दिल्ली की बैठक में मैंने कहा कि ईवीएम को इशू मत बनाइए। उसके बाद और भी कुछ नेताओं ने समर्थन किया। उसके बाद जो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था उसकी भाषा बदली गई। आखिर में राहुल जी बोले और उन्होंने वही बात कह दी जिसका विरोध कर रहे थे। आपको लगता है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है, और क्या कांग्रेस वाकई वो ताकत है जो एक ऑल्टरनेटिव दे सकती है, जो होना चाहिए लोकतंत्र में? नहीं, दे सकती है। किसी चीज़ को आप हमेशा हमेशा के लिए नहीं नकार सकते। राजनीति बदलती है, मुद्दे बदलते हैं। 5 साल के लिए जनता मैंडेट देती है, 5 साल बाद दोबारा नए सिरे से सोचने का मौका सबको मिलता है। अगर कांग्रेस मेहनत करेगी, संघर्ष करेगी, अभी भी उनके पास संगठन पूरे देश में है। बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो उनका पुराना फैमिली का सबका जुड़ाव कांग्रेस से, वो दाएं बाएं अभी भी देखने को तैयार नहीं है। अभी भी वोट का मौका आएगा, वो कहेंगे नहीं कांग्रेस। ऐसे भी मतदाता देश में हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं, अभी 24 का चुनाव बिल्कुल है, समय घोषित हो गया है, चुनाव की प्रक्रिया में सब लोग शामिल हैं। हमारे तो प्रत्याशी घोषित हो गए। कल हम चुनाव प्रचार की पहली बड़ी मीटिंग जिसमें प्रधानमंत्री जी मेरठ आए, उसमें संबोधन करके हम लौट रहे हैं। अभी तक कांग्रेस का कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको लगता है इंडिया बन ही नहीं पाया? नाम पे रहा, पेपर पे रहा, ना ममता आई, ना बीआरएस, ना नवीन बाबू, ना जगन मोहन रेड्डी, पेपर पे रह गया। कई छोटी पार्टियां भी जिनको उनको शामिल करना चाहिए था। अब दलित एक बड़ा वोट बैंक है, जो अनुसूचित जात के जो लोग हैं उनके बीच का जो संगठन है, जो उनके नेता हैं, कहीं भी उनको शामिल करने का प्रयास नहीं हो पाया। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। यहाँ आप पीडीए की बात कर रहे हैं, आप कास्ट सेंसस को एक सूत्री कार्यक्रम बना रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक शक्तियाँ हैं, जो सामाजिक न्याय की आवाज़ समय समय पे लोग नेता उठाते रहे हैं, जो पार्टी संगठन है, वो आपके साथ ही नहीं है। आपको लगता है कि जो उनके अपने उनसे जुड़े लोग पहले होते थे, शायद वो उन्हीं से अलग थलग पड़ जाती है? जैसे कि अभी जो भारत रत्न वाला हुआ, तो उसमें चाहे नरसिम्हा राव हो, चौधरी साहब हो, कोई प्रोएक्टिवली मैसेजिंग नहीं हुई उस पर। बिल्कुल, ये देश के लिए मुद्दे होते हैं, एक पार्टी के लिए तो नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। पूरे देश इस बात को लेकर खुश है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए गया, कर्पूरी ठाकुर जी को, ये जमीनी नेता, ग्रास रूट के लीडर रहे। उन्होंने कभी एक जाति के लिए काम नहीं किया, देश के लिए काम किया, और आज उनके योगदान को हम महत्व दे रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको समझे बेहतर। आने वाली समस्याओं के समाधान भी वहीं से निकलेंगे। मैं तो ये मानता हूँ आज भी प्रासंगिक हैं चौधरी चरण सिंह जी के विचार,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की कोई पार्टी उनके विचार से जुड़ी हुई नहीं। वो चाहते ही नहीं थे कि उनको भारत रत्न दिया जाए। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, उनकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। बड़ी बड़ी देश की पार्टियां विपक्ष में हैं, उन्होंने इसको स्वागत करना चाहिए था, इस निर्णय में उनको शामिल होना चाहिए था। उन्होंने कहा बिल्कुल हमारी भी पुरानी मांग है। लेकिन विपक्ष की एक बात तो आप मानेंगे, उनका कहना है कि जो पूरा माइट है जांच एजेंसियों का, वो सब विपक्ष पे चल रहा है। देखिए, कानून तो सबके लिए है, आज नहीं तो कल न्याय सबके साथ होगा। और भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, हमेशा लोगों के नज़र में रहा है। यही इशू था जिस कारण से एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव राजनीतिक देश में हुआ 10 साल पहले। तो ये आगे भी मुद्दा रहेगा। जैन, आपने भाईचारा रैली की थी 2021 में, उसमें हर समुदाय के लोग आए थे। आज आप बीजेपी के परिवार का हिस्सा हैं। आपकी जो राजनीति है और बीजेपी की राजनीति है, कितना मेल खाती है? नदियाँ अलग अलग होती हैं, एक संगम का पॉइंट होता है, कॉन्फ्लुएंस का पॉइंट होता है, मेल वहाँ होता है। लेकिन हमारे यहाँ मेल कहाँ हो रहा है? यहाँ मेल देश के लिए हो रहा है, किसानों के मुद्दों पे हो रहा है। चौधरी चरण सिंह जी का अगर जब सम्मान वो कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि चौधरी साहब के विचारों को भी आगे ले जाएंगे। आज हर मंच से जब चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आपको क्या प्रमाण चाहिए? ये इच्छा शक्ति का प्रमाण है। यहाँ बहुत बड़ा मेल है नौजवानों के लिए। हम अब खेती से अलग, हम अगर अपने क्षेत्र को देखें, और चौधरी चरण सिंह जी इसकी वकालत करते थे कि लैंड तो लिमिटेड, ज़मीन लिमिटेड है, इसके बाद 50-70 साल बाद देश जब बदलेगा तो नए अवसर हमें गांव के लोगों को देने पड़ेंगे, इसलिए वो कुटीर उद्योग की बात करते थे। इन मुद्दों को जब आप देखें, जिस तरह से आज सरकार काम कर रही है, ये देश में लगभग 6.5 करोड़ MSME हैं, आधे से ज़्यादा ग्रामीण भारत के हैं। बेरोजगारी की जो समस्या है, समाधान यही है। MSMEs के लिए जिस तरीके से सरकार कुटीर उद्योग के लिए जिसकी वकालत चौधरी चरण सिंह जी करते थे, आज की सरकार कर रही है। तो ये वो मुद्दे हैं जिनको हम साथ लेके आगे बढ़ना चाहेंगे। किसानों का मुद्दा हल हुआ 2021 में। आपने इस पूरे मुद्दे पे खुलकर बोला था किसानों के साथ, और उस आंदोलन में आप शरीक हुए, शामिल थे। किसानों की पार्टी है RLD, वो मसले कहाँ हैं? नहीं, वो मसले अभी भी जिंदा हैं, वो मुद्दे लोकदल के लिए अहम हैं। लेकिन विपक्ष की एक भूमिका होती है, जब आप सरकार में हैं तो सामूहिक निर्णय होते हैं सरकार के। अगर कोई असहमति भी होगी तो हम वहाँ दर्ज करेंगे, लेकिन तरीके से की जाएंगी। मैं ये मानता हूँ कि किसान सिर्फ आंदोलन ही करता रहे, ये भी गलतफहमी लोगों की दूर होनी चाहिए। किसान देश के लिए सबसे बड़ी सेवा कर रहा है। किसान के बच्चे देश की फ़ौजों में तैनात होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। सबसे बड़ा देशभक्त किसान। कोई किसान नुकसान नहीं देना चाहता अपनी सरकारों को या देश को, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कुछ लोग होते हैं विरोध करते हैं, विरोध उनका दर्ज करने का हक है, अधिकार है। विरोध उन्होंने दर्ज किया, सरकार पीछे हटी, कानून उन्होंने जो परिवर्तन सरकार लाना चाहती थी उन्होंने नहीं ला पाए। तो दोनों साइड को एक लगा के चलिए, अब आगे भविष्य में दोबारा कोई समाधान निकल सकता है। RLD का भारतीय जनता पार्टी परिवार में जुड़ना, क्या ये जयंत चौधरी का फैसला था? क्या ये काडर की तरफ से बात आई थी? जैसे 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हुआ, तब मोदी जी का नाम काडर के प्रेशर पे आया, नीचे से आया। तो ये जो बदलाव हुआ है आपकी राजनीति में, ये ऊपर से है, नीचे से है, कहाँ से है? मेरी राजनीति में, मेरी शैली में, मेरी सोच में कोई बदलाव नहीं है। ये हमने अलायंस को बदला है, और देश की मुख्यधारा में आने के लिए, अपने लोगों के काम करने के लिए हमने डिसीजन लिया। लेकिन ये अकेले मेरा डिसीजन नहीं है। मेरा समय, क्योंकि मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, मेरा समय मेरा नहीं है। मेरा कोई व्यक्तिगत निजी जो है परिवार की बात अलग होती है, उसके बाहर मेरा कोई जीवन नहीं है। समर्पण भाव से मैं इस काम को कर रहा हूँ। जब तक मैं इस पद पे हूँ तब तक करता रहूँगा। मेरा कोई इसलिए डिसीजन भी मेरा अकेला नहीं माना जा सकता। तो यानी आप कह रहे हैं कि काडर की तरफ से प्रेशर था? प्रेशर नहीं था। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको बेहतर समझ पाऊँ कि वो क्या चाहते हैं और कैसे उनके हित सुरक्षित हो सकते हैं, उनको लाभ कैसे पहुँचाया जाएगा, वो मैं कर रहा हूँ। क्या जयंत ये रेलेवेंस की लड़ाई थी? जब आप होंगे तभी लड़ेंगे, होंगे हैं तो होंगे। देखिए 10 साल मैं चुनाव हार गया हूँ,
जो आदमी चुनाव जीतता ही जीतता है उसे नहीं पता लगता क्या परेशानियां होती हैं, किस तरह से भीड़ जब सत्ता में होते हो तब भीड़ बनती है और कैसे वो भीड़ हट जाती है चुनाव हारने के बाद। मैंने देखा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इस बात को सार्वजनिक कह चुका हूँ, मुझे आप 10 बार और चुनाव हरा दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह का प्यार लोगों ने बना के रखा है, मुझे महसूस नहीं होने दिया। आज भी जब पार्टी के लोग जाते हैं, गांव के लोग हमें चंदा देते हैं। आज हम दोनों क्षेत्र में, बिजनौर और बागपत में, हमने साधारण जो वर्कर हैं उनको मौका दिया है, जो ज़मीनी लोग हैं उनको मौका दिया है, उनको गांव के लोग चंदा दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और निस्वार्थ कर रहे हैं। तो जहां ऐसा विश्वास लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं फिर चुनाव हारने को तैयार था। लेकिन कुछ अच्छा सोच के मैंने डिसीजन लिया है, उसे भी आपके माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ ऑडियंस को। जो भी हम डिसीजन लेते हैं कुछ अच्छा सोच के लेते हैं। नेगेटिविटी में या डर के या मजबूरी में कोई फैसला होता है तो उसे कोई निभा नहीं पाता। ये निर्णय मैंने निभाने के लिए लिया है। आप इसको लार्जर गुड बोलते हैं? आप इसे लार्जर गुड बोलते हैं? बिल्कुल, जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें ताकत देने के लिए हमने ये निर्णय लिया। आपको लगता है इस बार एनडीए 400 पार कर सकती है? देखिए, नारा है, राजनीति में कुछ संभव असंभव नहीं, राजनीति काम ही ये है कि जो लोगों को असंभव लग रहा है उसे संभव कैसे बनाया जाएगा, उसके अराउंड कंसेंसस कैसे हम लोग खड़ा कर पाएंगे। मैं कल गया हूँ प्रचार के लिए, उससे पहले बिजनौर अमरोहा मैंने प्रचार किया है। लोगों में जो धारणा बन रही है, कहीं किसी को कोई टक्कर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। आपको प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी कार्यशैली की सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है? वो जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे एक थॉट है, एक प्लान है। और इससे पहले भी सरकारों ने योजनाएं बनाई और प्रस्ताव रखे, बातें रखी, जनता के बीच मुद्दे बनाए, लेकिन वो कारगर और प्रभावी होते हमने आज देखे हैं। चाहे वो स्वच्छता की बात हो, गरीब को के लिए घर और मकान देने की बात हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से बिचौलियों को हटा के सीधा लाभार्थियों को चिन्हित करके उनको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हो, कई ऐसे काम हैं जो अनोखे हो रहे हैं। और आगे के लिए भी, पर्यावरण के लिए जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो विकसित हो रही हैं, एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में, वैश्विक दौर में हम जहाँ रह रहे हैं, वहाँ भारत के नेतृत्व को स्थापित करने के लिए जो प्रयास हैं वो नीचे तक पहुँचाए जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बहुत अहम मुद्दा टच किया था अपने सेकेंड टर्म में, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, कि जो स्टील का जो फ्रेमवर्क है भारत का, जो अफसरशाही है, उसमें सुधार लाना। आज मैंने बहुत अल्प समय में जब अंदर से इनकी वर्किंग देखी है, जब डिसीजन होता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक उसका संचार होता है। मिशन मोड में, अभियान के तहत उसका क्रियान्वयन के लिए सबको फोकस के साथ काम दिया जाता है। यही रिफॉर्म है। आगे और उसमें हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। तीसरे मैंडेट में हमें विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से उस अफसरशाही को हम और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन वो एक उदाहरण है। जयंत, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।